हे एवरीवन, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 1 नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, इसका ये सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बिजनेस का नेचर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी। अब आज के इस लेक्चर में हम बिजनेस के पर्पस और बिजनेस का स्कोप यानी कि आपकी बुक के अगर क्वेश्चंस में कहूं तो दो क्वेश्चन बेसिकली कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस का पर्पस क्या है, और सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे इस लेक्चर में कि बिजनेस के रिस्क क्या है। रिस्क इन द सेंस स्कोप कितना होता है बिजनेस का। जो चैप्टर की हमेशा याद रखना, चैप्टर की जो हेडिंग होती है ना, जो टाइटल होती है ना, वही पूरे चैप्टर में चलता है। टाइटल है नेचर, पर्पस एंड स्कोप। नेचर यानी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रीवियस लेक्चर में हमने खत्म कर दिया। आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, पर्पस एंड स्कोप। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर में पहले हम ले लेते हैं कि पर्पस क्या बिजनेस का। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो व्हाट इज अवर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव मीन्स पर्पस, हिंदी में कहूं तो उद्देश्य। आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप बिजनेस करके क्या क्या अचीव करना चाहते हो। तो कोई भी बिजनेस दो चीज़ों के लिए किया जाता है, पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव। तो अब ये जो आपका क्वेश्चन है एग्जाम में इस तरीके से आएगा। अगर 3 मार्क या बड़े क्वेश्चन 4 मार्क या 5 मार्क में आता है तो सिंपल क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन। या फिर हो सकता है सिर्फ 2 मार्क में इतना ही पूछ ले कि एक्सप्लेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, या पूछ ले एक्सप्लेन सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से आ सकता है। आप पूरा क्वेश्चन ही लर्न कर लो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, दो टाइप के ऑब्जेक्टिव, रिपीट विथ मी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। वंस अगेन, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमें नाम से ही पता चल जाता है कि पूरा इकोनॉमी के रिलेटेड होगा, पैसा, प्रॉफिट, ये वो। और सोशल यानी कि वो बंदे की जो सोशल लाइफ के प्रॉफिट्स होंगे, सोशली उसको क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उसके रिलेटेड गोल्स। तो स्टार्ट करते हैं पहली टॉपिक यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, उसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिकली सबसे पहली चीज़ कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारा उद्देश्य क्या होता है, हमारा हेतु, हमारी नीयत क्या होती है, प्रॉफिट कमाना। तो भाई प्रॉफिट को कैसे डिफाइन करेंगे, प्रॉफिट भी तो पता होना चाहिए ना। प्रॉफिट, मुनाफा कहते किसे है, अ रीजनेबल रीजन ऑन एम्प्लॉयड कैपिटल इज कॉल्ड प्रॉफिट। अ रीजनेबल, सॉरी इट विल बी रिटन, यहाँ पे चेंज कर देना, अ रीजनेबल रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड कैपिटल इज कॉल्ड प्रॉफिट। आपने कुछ कैपिटल, आपने कुछ अमाउंट लगा दी है किसी चीज़ के ऊपर, यू हैव स्टार्टेड सम बिजनेस, यू हैव टेकन सम रिस्क। अब वो जो आपने अमाउंट लगाई हुई है, उस अमाउंट के बदले में रीजनेबल कुछ मुनाफा मिलता है आपको, उसको आप कहते हो प्रॉफिट। व्हाट इज प्रॉफिट स्टूडेंट, अ रीजनेबल रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड कैपिटल इज कॉल्ड प्रॉफिट। और सारा बिजनेस का खेल ही प्रॉफिट पे होता है। हर इंसान बिजनेस करता ही है, सबसे पहला मोटिव होता है उसका प्रॉफिट कमाना। ओके, प्रॉफिट क्या चीज़ क्या है, इतना तो क्या इंपॉर्टेंट है इसका बिजनेस में। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। आप ऐसा कोई बिजनेस बताओ जो बिना प्रॉफिट के चलता हो, नहीं होगा। क्यों, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिजनेस का ग्रोथ तो दूर की बात है, वो सर्वाइव भी नहीं करेगा, वो एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएगा। तो अगर बिजनेस को ग्रो करना है, उसको सर्वाइव करना है, तो उसके लिए उसको क्या है, प्रॉफिट, इनकम आते रहना ज़रूरी है। सो प्रॉफिट इज वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस। देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि स्टूडेंट ये जो प्रॉफिट है ना, अब देखो कोई भी चीज़ अगर आप करते हो ना, जैसे आप लोग स्टडी कर रहे हो, तो आप स्टडी क्यों, जो रैंकर स्टूडेंट्स होते हैं या जो स्कॉलर स्टूडेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा देखना उनके अंदर एक्साइटमेंट होगी कि 70 आए हैं, अब 80 लाने हैं, 80 आए हैं, 90 लाने हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे अचीव करने के लिए आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपको रैंक दिया गया है, तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए लाइफ में। वैसे ही बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए क्या चाहिए, हमें मोटिवेशन चाहिए। तो प्रॉफिट ये सबसे बड़ा एक मोटिवेटिव फोर्स है। इट इज़ अ मोटिवेटिंग फोर्स इन बिजनेस। प्रॉफिट मोटिवेटिंग फोर्स है। अच्छा, सेकंड, आप स्टूडेंट में से कोई इंटेलिजेंट है या नहीं है, वो कहीं ना कहीं कैसे डिसाइड कर लिया जाता है, मार्क्स से डिसाइड कर लिया जाता है। आपका रैंकिंग, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, 80%, 90%, वो परसेंटेज क्या बताते हैं, स्टूडेंट की एफिशिएंसी, स्टूडेंट की क्षमता। वैसे ही अगर आप किसी कंपनी का प्रॉफिट उठा लो, अगर उसका प्रॉफिट बहुत हाई है, वो ये बताता है कि उस कंपनी की एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता कैसी है, ज़्यादा।
तो इसीलिए ये लिखा गया है कि प्रॉफिट इज बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी। किसी चीज़, किसी बिजनेस का ग्रोथ कितना ज़्यादा है, वो बिजनेस कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना अच्छे से वो बिजनेस ग्रो कर रहा है, उसके लिए बैरोमीटर, यानी कि बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है कुछ नापने के लिए। तो बिजनेस की क्षमता नापने का भी एक बैरोमीटर है कौन? प्रॉफिट। वो मोटिवेटिंग फोर्स है, उससे लोगों को, बंदों को, जो भी बिजनेस और ओनर है उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार माल आ रहा है, माल आ रहा है, पैसा आ रहा है, आने दो आने दो। जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा मोटिवेशन, उतना ज़्यादा प्रॉफिट, तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा बिजनेस का ग्रो। सो प्रॉफिट इज़ अ मोटिवेटिंग फोर्स। Secondly, it is barometer of efficiency, and last and not the least, it is the life blood of business। ठीक है, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में हमें सर्वाइव करने के लिए हमारी रग रग में, हमारी नस नस में से क्या होता है? ब्लड होता है। वैसे ही बिजनेस की लाइफ है, उसका यूँ समझ लो कि उसका अस्तित्व है, उसका एग्जिस्टेंस है प्रॉफिट। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर स्टूडेंट? एंड अच्छा, अब ये तो रही बात कि प्रॉफिट क्या था। प्रॉफिट का हमने डेफिनेशन दे दिया, प्रॉफिट का इंपॉर्टेंस पढ़ लिया। अब प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? ऐसा तो नहीं कि भाई ये मार्कर 10 रुपये में बनाया 1 लाख में बेच दिया तो लोग ले लेंगे। नहीं, मैं मूर्ख कहलाऊंगा। प्रीवियस टाइम अलग था, जब कंपटीशन कम था तब लोग अपना मुनाफा क्या करते थे? ज़्यादा रखते थे। आज भी अगर ऐसी कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे कंपटीशन कैसा है? कम है, तो कम कंपटीशन होगा तो वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा रख सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल, अगर ये मार्कर सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर कंपनी ही बनाती है और कोई बनाता ही नहीं है, तो हो सकता है ये 100 रुपये में भी बिके, 1000 रुपये में बिके और लोग खरीदेंगे। लेकिन जहाँ कॉम्पिटिशन होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे? वहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना होगा, जिसको हम कहेंगे रीजनेबल प्रॉफिट। कि भाई आज के टाइम में ये आपको सीखना भी है, जो स्टूडेंट्स बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप 10 की चीज़ 1000 में बेचने का मत सोचो, 10 की चीज़ 20 में बेचने का मत सोचो। एक का डबल नहीं होना चाहिए। बिजनेस में प्रॉफिट रीजनेबल होना चाहिए, दैट दिस इज अ 10 रुपी पेन और अ मार्कर एंड आई एम सेलिंग इट फॉर 12 रुपीज़। So that 2 rupees is called fair profit. So in today's time कैसा प्रॉफिट माना जाता है? फेयर प्रॉफिट। आप खुद ही देख लो कि अगर आपको एक क्लोथ की दुकान पे गए हो और कहीं पे वो चीज़ 350 की है और बाजू की दुकान वाला 300 में दे रहा है सेम चीज़, आप कहाँ से खरीदोगे? द सेकेंड वन। सो वो जो सेकेंड पर्सन है उसने ये चीज़ पढ़ी हुई है, वो कौन सा कंसेप्ट अप्लाई कर रहा है? रीजनेबल प्रॉफिट। मुनाफा तो दोनों कमा रहे हैं, लेकिन ये वाला जो है वो 50 रुपये कम मुनाफा कमा रहा है। तो इससे होगा ये कि जो शॉप ओनर ए है जो 350 रुपीज़ में सेल कर रहा है, हो सकता है वो दिन में 10 चीज़ें बेचे, 10 कपड़े बेचे। और जो शॉप ओनर बी है उसका मुनाफा भले कम है लेकिन उसका सेलिंग कैसा होगा? बहुत ही ज़्यादा होगा। सो प्रॉफिट के कंसेप्ट में आपको याद रखना है कि प्रॉफिट रीजनेबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं। ऐसा नहीं कि घाटे का सौदा हो जाए, क्योंकि प्रॉफिट कहते ही उसको जिसको मुनाफा हो, मुनाफा एटलीस्ट इतना हो कि फेयर कह सके, उसको हम कह सके नहीं भाई ठीक है। मीन्स अगर जब रीजनेबल प्रॉफिट होगा ना तो मार्केट में आपका रिकमेंडेशन भी होगा, लोग कहेंगे कि नहीं यार सही दाम पे सही चीज़ दे रहा है बंदा। सो दैट इज़ कॉल्ड रीजनेबल प्रॉफिट। बहुत ही डिटेल कंसेप्ट है, मैं इसको इतना डिटेल में आपको इसका फोकस यहाँ पे इसलिए दिला रहा हूँ। गो टू यूट्यूब, इसके ऊपर पढ़ाई करो। जिसको बिजनेस करना है, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, स्टडी दिस थिंग कि कंसेप्ट ऑफ रीजनेबल प्रॉफिट। ये जो 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट आपको एक अच्छे से अच्छा बिजनेसमैन बना सकते हैं। ठीक है। सो पहला हमारा जो पॉइंट था, ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। फिर से आ जाते हैं मुद्दे पे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, उसमें इकोनॉमिक और सोशल, उसमें भी हमने चालू किया है इकोनॉमिक में पहला हमने पढ़ा प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट जो है ना वो शॉर्ट टर्म होता है, उसका कोई लॉन्ग टर्म इंटेंशन नहीं होता कि भाई महीने का इतना प्रॉफिट है, सालाना इतना प्रॉफिट है, 6 महीने का इतना प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉफिट से एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है लॉन्ग टर्म कंसेप्ट। यूँ समझ लो लॉन्ग टर्म अगर कोई प्रॉफिट सोच रहा है ना, उसको हम कहते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। भाई दिन भर 500 रुपये, दूसरे दिन 500 रुपये, तीसरे दिन 500 रुपये, 500 का प्रॉफिट महीना जोड़ता गया। 5 साल बाद लाखों रुपए जमा कर लिए, तो वो लाखों रुपए उसकी क्या हो गई? वेल्थ हो गई। तो कोई भी बिजनेस, उसका उद्देश्य एक तो होता है कि प्रॉफिट कमाना, ये उसका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। लेकिन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैं मेरा वेल्थ, मेरा जो बिजनेस है उसको ग्रो करता जाऊं। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें सिंपली वो बिजनेस ओनर
उसी प्रोजेक्ट्स को करेगा जिससे उसको फ्यूचर में लॉन्ग रन में ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ मिलने वाली है। वो शॉर्ट रन में तो ठीक है प्रॉफिट सोच रहा है, लेकिन साथ साथ में वो कुछ ऐसी चीज़ें भी करता जाएगा जिससे कि इसका लॉन्ग रन में कैसा हो, प्रॉफिट होता हो। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव इज, इसके अलावा के जितने भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि भाई अगर वो बिज़नेस करना चाह रहा है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा कि मेरा बिज़नेस है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ हो, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ठीक है, मेरे बिज़नेस का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा हो, मार्केट एक्सपांशन ज़्यादा हो, है ना। आज सर का ट्यूशन शालम में है, ठीक है, उसके बाद दाणी लिमड़ा में हो, जुआपुरा में हो, अहमदाबाद में हो, सूरत में हो। सो हर कोई चाहेगा कि उसका जो मार्केट है वो क्या हो, एक्सपांड हो। देन बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कि भाई बिजनेस कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि भाई मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ है सबको एकदम अच्छे से निचोड़ लो इन द सेंस उनका जो बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन है, एक भी रिसोर्स हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इफ़ यू रिमेंबर 10th में टॉपिक थी दैट रिसोर्सेज हैव लिमिटेड यूसेज, उनको कैसे पर्टिकुलरली यूज़ करना वो हमारे हाथ में है। क्वेश्चन था दैट देर आर मल्टीपल यूसेजेस ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे एक ही रिसोर्स के आप कई सारे यूसेज कर सकते हो, लेकिन एट अ टाइम कोई भी एक कर सकते हो। एक ज़मीन का टुकड़ा अगर आप उस पर चाहो तो आम का झाड़ उगा सकते हो, अलग अलग खेती कर सकते हो, यू कैन ग्रो राइस, यू कैन ग्रो वीट, बट अगर आप राइस उगाते हो तो वीट नहीं उगा पाओगे, वीट उगाते हो तो मैंगो नहीं उगा पाओगे। जस्ट एन एग्जाम्पल कि हर बंदा चाहेगा कि उसके जितने भी रिसोर्सेज है उसका वो बेस्ट यूटिलाइजेशन करे, टेक्नोलॉजी में वो एनहांस करना चाहेगा। ऐसे कई सारे दूसरे भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है। सो दिस आर ऑल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट क्या है, इट इज़ अ रीजनेबल रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड कैपिटल, एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, मोटिवेटिंग फोर्स है, ये बिजनेस के लिए एक बैरोमीटर है, बिजनेस की एफिशिएंसी के लिए, और लाइफ ब्लड है। और प्रॉफिट कैसा रखना चाहिए, इट शुड बी फेयर इनफ, इट शुड बी रीजनेबल प्रॉफिट। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, ये शॉर्ट टर्म है तो ये लॉन्ग टर्म है। क्लियर, तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को कंप्लीट किया। नाउ बिफोर वी स्टार्ट सोशल ऑब्जेक्टिव, यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और आपको इसको अच्छे से डिटेल में लिखना है। सी दीज आर पॉइंट्स जिससे आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। टेक अ स्क्रीनशॉट। ये जो पॉइंट्स है स्टूडेंट, इससे आप अच्छे से लर्न कर लोगे, बट इसको लिखना तो एग्जाम में डिटेल में है। और ये जो डिटेल में कैसे लिखोगे, गोखोगे बुक से? नहीं, ये जो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें हिंदी में जो डिटेल में बताई ना, उसको आप अच्छे से पॉइंट वाइज पॉइंट एग्जाम में लिख देना, योर आंसर गेट्स कंप्लीट। ठीक है, इतना फटाफट लिख लो और फिर हम स्टार्ट करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ लेट्स स्टार्ट सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट, जो भी पर्सन बिजनेस करेगा ना, उसको कहीं ना कहीं सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे, उसको सबका ख्याल रखना पड़ेगा। उसको ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं मेरा बिजनेस ही देखूं, उसको दूसरे बिजनेस ओनर्स, उसको अपने एम्प्लॉयज़, उसको उसके कंज्यूमर्स, कौन से गुड्स वो दे रहा है, कौन से तबके के लोग, कौन से ग्रुप ऑफ पीपल उसके कंज्यूमर्स है, तो वो सब चीज़ों को उसको देख के चलना पड़ेगा और उन सभी के इंटरेस्ट को उसे क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना होगा, मीट करना होगा। सो टेक केयर ऑफ इंटरेस्टिंग ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में सब आ गए, उसके कंज्यूमर, दूसरे बिजनेस ओनर्स, कॉम्पिटिटर्स, एवरीवन। सो ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। The business has to abide by maintenance of environment, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एक्ट। अब भाई जो बिजनेस कर रहे हो, तुमको सोसाइटी में एग्जिस्ट करना है, तो उस सोसाइटी में आप जो बिजनेस कर रहे हो, लीगली कर रहे हो, तो वो लीगल बिजनेस को चलाने के लिए कई सारे नॉर्म्स, कई सारे गवर्नमेंट लॉज होते हैं, कई सारे एक्ट्स होते हैं जिसका आपको पालन करना पड़ता है। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपका ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहना ही चाहिए, पर्पस रहना चाहिए, दैट द बिजनेस हैज़ टू अबाइड मीन्स फॉलो मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट सेफ्टी होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसे कई और सारे एक्ट है। जैसा आपका बिजनेस होगा उस हिसाब के उसके रिलेटेड सारे रूल्स आपको अबाइड करने पड़ेंगे। सो दिस वाज अवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू कीप अ पर्पस कि
अगर हम बिजनेस एक स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए कि नए नए जॉब्स क्रिएट करो, जितने भी बेरोजगार है, जितने भी अनएम्प्लॉयड है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करके जॉब अपॉर्चुनिटी देना। इसीलिए मैंने वन लाइन में ही एक्सप्लेन कर दिया है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है जिससे जितने भी अनएम्प्लॉयड पीपल है उनको हम क्या दे सके, एम्प्लॉयमेंट दे सके। सो यू नीड टू हैव दैट पर्पस। आपका ये एम होना चाहिए एज अ बिजनेस मैन कि भाई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं किन किन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ। देन थर्ड, ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर आप एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स को देखो तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है, हर बिजनेस ओनर उसका एक ऑब्जेक्टिव, एक पर्पस होता है कि वो सोसाइटी को बेस्ट में बेस्ट क्वालिटी गुड्स और सर्विस की दे। तो गुड्स एंड सर्विस उनकी बेस्ट क्वालिटी देना, ये एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी बिजनेस का, दैट बेटर क्वालिटी। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि क्वालिटी ले रहे हो तो बिल्कुल सामने वाले कस्टमर को चीड़ फाड़ दिया कि 100 रुपये की चीज़ 1000 में दे दी, नहीं। इफ़ यू आर गिविंग क्वालिटी, वो क्वालिटी भी कैसे होनी चाहिए, फेयर प्राइस पे होनी चाहिए। जैसे फेयर प्रॉफिट का कंसेप्ट था, वैसे फेयर प्राइस, दैट यू नीड टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी टू योर कंज्यूमर एट अ फेयर प्राइस। सबसे उम्दा चीज़ देनी है सबसे किफ़ायती दाम में। फिर से ये ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए क्या लाइन याद रखो, सबसे उम्दा, सबसे अच्छी चीज़ देनी है सबसे किफ़ायती दाम में। दैट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव। देन फोर्थ, ऑब्जेक्टिव टू एडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ट्रेड यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस बिल्कुल लीगल होना चाहिए और बिल्कुल फेयर यानी कि एकदम अच्छी तरीके से होना चाहिए। आपको कुछ पॉलिसीज़ या कुछ नेगेटिव चीज़ें उसमें फॉलो नहीं करनी है। जैसे कोई भी अगर हम गेम भी खेलते हैं तो गेम फेयर तरीके से खेलो तो आप अच्छी तरीके से विनर कहलाए जाओगे, और अगर आप चीटिंग करते हो तो फिर वो गलत हो जाता है। वैसे ही ये जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब है बिजनेस में चीटिंग नहीं होनी चाहिए। चीटिंग मतलब ये कई सारी चीज़ें हैं जिसको बिजनेस में अनफेयर माना जाता है, गलत माना जाता है। जैसे ब्लैक मार्केटिंग करना, है ना, होर्डिंग करना, 10th में पढ़ गए। होर्डिंग मतलब चीज़ को जमा करते गए और आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट कर दी। होर्डिंग का मतलब क्या है, टू क्रिएट आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। तो ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, है ना, फेयर एंड लवली की या अलग अलग कंपनीज की ऐड आती है, दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। 10-10, 20-20 साल तक लोग लगाते, बट कलर उनका ऐसा का ऐसा ही रहता है, चेंज नहीं होता। सो ऐसा रेसिज्म वाली चीज़ें या ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए। आपका एक प्रोडक्ट है तो आपकी एडवर्टाइजमेंट भी उसके रिलेटेड ही होनी चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग माय ट्यूशन क्लासेस, आई एम गिविंग माय एजुकेशन रिलेटेड टू इंग्लिश मीडियम। अब मैं एडवर्टाइजमेंट में ऐसा भी लिख दूँ इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, ऑल स्टैंडर्ड्स, सो दैट विल बी अ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। मुझे उतनी ही ऐड करनी है, मुझे वही चीज़ बतानी है जो मेरे प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट में नहीं है तो नहीं बताना है हमें, ठीक है। सो ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ये सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस है और उसे फॉलो करना नहीं है। सो दैट इज अवर फोर्थ ऑब्जेक्टिव टू स्टार्ट अ बिजनेस। यू शुड practice, you should follow fair practices. And last is other objectives. Now as a business entity, one must try कि उसकी स्पेशल आइडेंटिटी क्रिएट हो। कोई भी बिजनेस है, जैसे फॉर एग्जांपल आप iOS, एप्पल ले लो, तो उसकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है। ऐसे कई सारी फील्ड्स बनी हुई है जहाँ पे वो पर्टिकुलर एक नाम ऐसा होता है ना जिससे उसकी आइडेंटिटी बनी हुई है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ इसमें इसका नाम आता है ना। पेट्रोल पंप तो इसका, आइसक्रीम तो इसकी, पेन तो इसकी, बुक तो इसकी। तो हर चीज़ में एक पर्टिकुलर ब्रांड बनी हुई है, ब्रांड नेम बना हुआ है। तो भाई बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि समाज में हमारी एक स्पेशल आइडेंटिटी बने। सो टू क्रिएट स्पेशल आइडेंटिटी। कई बार ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं कि मैं बिजनेस बनाऊं, बिजनेस करूं, तो वो बिजनेस का पर्पस क्या, तो मैं किसी चीज़ पे रिसर्च कर लूं। तो रिसर्च वर्क के लिए भी बिजनेस हो सकता है, ठीक है। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन। कुछ लोगों की ये भी थिंकिंग होती है कि भाई मेरा जो बिजनेस है उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव रखना ही रखना है, नेशन कम्स फर्स्ट, कि हमारे बिजनेस के ग्रोथ से नेशन का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। और भी ऐसे कई सारे सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। हमने पहले पढ़े इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और अभी पढ़े सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स पर्पस, एम, उद्देश्य, कि क्या सोच रखनी चाहिए बिजनेस चालू करने के लिए। आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस
करने के लिए उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपका एम क्या होना चाहिए, आपका पर्पस क्या होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव फिर से अगर एक बार रिवाइज कर जाओ स्टूडेंट, आप भी मेरे साथ साथ बोलते जाना। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। अंदर की कहानी तो आप लिख लोगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस, objectives to adopt fair trade practices, other objectives. Clear? So you take a screenshot of it. इसको डिटेल में थोड़ा लिखना, use textbook also, इसको अच्छे से डिटेल में लिखना, and then we will start our next topic that is risk in business. Take a screenshot. अब स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस लेक्चर का। क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस में रिस्क क्या होता है, कौन से रिस्क है और वो रिस्क क्यों पैदा होते हैं, वो रिस्क क्यों क्रिएट होते हैं, ये हमें पढ़ना है। ओके, बिजनेस में रिस्क, रिस्क का मतलब तो स्टूडेंट आप समझते हो ना, रिस्क मतलब हिंदी में कहूं तो जोखम, डेंजर, खतरा, ऐसी चीजें जो जिससे हमारे बिजनेस को जोखम हो रहा हो, बिजनेस को नुकसानी होने के चांसेस हो। तो बिजनेस में रिस्क कौन से होते हैं, तो भाई 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो नेचुरल और एक मैन मेड। नेचुरल मीन्स आग लग गई, ठीक है, वो नेचुरल चीज़ है, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक है, सुनामी है। सो ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल कैलामिटीज़ है। दिस आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल, इनको हम कंट्रोल कर सकते नहीं है। सो फर्स्ट टाइप इज नेचुरल रिस्क। देन कम्स मेन मेड रिस्क, कि भाई मेन मेड रिस्क किस तरीके से सर, तो भाई मेन मेड रिस्क में हो सकता है कि आपकी कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी, ठीक है, हड़ताल पे बैठ गए, तो वो एक मेन मेड रिस्क है कि उससे आपका जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा। सामने वाले किसी दूसरे बिजनेस ओनर ने आपके साथ मोनोपोली कर ली, तो ऐसे कई सारे दूसरे मेन मेड तरीके से भी रिस्क उत्पन्न हो सकते हैं। सो नेचुरल रिस्क, मैन मेड रिस्क, गो थ्रू द लिस्ट ऑफ नेचुरल एज वेल एज मेन मेड रिस्क। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि ये जो रिस्क है ये कॉजेज क्या है, होते क्यों है, किस वजह से ये बिजनेस में रिस्क आते हैं। सो कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, ऐसा भी समझ सकते हो कि दैट रीजंस ऑफ बिजनेस रिस्क। तो पहला, बिजनेस में कौन से कॉजेज आ सकते हैं, बिजनेस में रिस्क क्यों हो सकता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, एक जो बिजनेस में जो खतरा आता है, जोखम आता है, रिस्क आता है, वो किसकी वजह से आता है। क्वेश्चन है हमारा कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, दैट व्हाट आर द थिंग्स विच क्रिएट रिस्क इन बिजनेस। क्या क्वेश्चन है हमारा कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस है, ऐसे कौन से कारण है जिनकी वजह से बिजनेस में रिस्क आता है। तो पहला रीज़न है चेंज इन टेक्नोलॉजी, कि भाई पुरानी टेक्नोलॉजी से जब हम नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। क्यों नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि भाई नई टेक्नोलॉजी बेटर है, एफिशिएंसी ज़्यादा देगी, क्वालिटी अच्छी देगी। लेकिन आप कभी भी ओल्ड चीज़ से नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाओगे तो भाई जाहिर सी बात है आपके बिजनेस को खतरा होने ही वाला है। सो टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है, ओल्ड से न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तब आपकी बिजनेस को क्या होगा, रिस्क होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बेस्ट एग्जाम्पल दूँ मैं इसका, तो रिलायंस ले लो। रिलायंस CDMA जो अनिल अंबानी का था, इट वॉज ओनली अप टू 2G एंड 3G। उसका थिंकिंग सिर्फ कहाँ तक था, 2G और 3G तक था, ठीक है। आप माइक्रोमैक्स ले लो, माइक्रोमैक्स के जो मोबाइल्स थे वो 2G 3G इनेबल्ड थे, उससे आगे की टेक्नोलॉजी उन्होंने सोची नहीं थी। अब जैसे ही 4G की टेक्नोलॉजी आ गई, अब तो 5G की टेक्नोलॉजी भी टेस्ट है, आने वाली है, तो क्या हुआ, रिलायंस CDMA बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्योंकि उसको ओल्ड से न्यू टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होने में प्रॉब्लम हुई, वो शिफ्ट नहीं कर पाया। तो वो उस चीज़ का उसको पता होना चाहिए था कि फ्यूचर में ये एक टेक्नोलॉजी आ सकती है। 2G 3G तो मैं कर ले रहा हूँ, लेकिन 4G आया तो क्या, तो 4G उसके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था। और हुआ भी ऐसा, 4G आने की वजह से पूरा अनिल अंबानी ख़त्म हो गया, उसका पूरा बिजनेस बिलियंस डॉलर से वो आज 1 बिलियन तक आ चुका है। सो ये होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। क्लियर। माइक्रोमैक्स देखो तो आज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नाम के बराबर कंपनी रह गई है। क्यों, क्योंकि भाई ओल्ड से नई टेक्नोलॉजी की तरफ वो बढ़ पाए नहीं। सो दीज आर ओल्ड टेक्नोलॉजी को जब न्यू टेक्नोलॉजी रिप्लेस करती है तो वो एक बिजनेस रिस्क बन जाता है। सेकेंड, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। कई बार बिजनेस में रिस्क क्रिएट होता है जब चीज़ों का सब्सटीट्यूट मिलना स्टार्ट हो जाए। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है स्टूडेंट ऑप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने में फाउंटेन पेन चलते थे, तो फाउंटेन पेन्स बहुत ही कॉस्टली है,
तो उसका ऑप्शन निकाल लिया कि बॉल पेन यूज़ कर लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। टेलीविज़न कॉस्टली पड़ रहा है तो टेलीविज़न का ऑप्शन निकाल लिया, क्या ले लिया हमने, रेडियो। और आजकल अगर आप देखो तो लैपटॉप, कंप्यूटर, उसकी बिक्री थोड़ी कम है कंपेयर टू स्मार्टफोन्स। जब से स्मार्टफोन इंडस्ट्री में आया है तब से जो आपके कहीं ना कहीं कुछ हद तक कंप्यूटर और लैपटॉप का यूजेज कैसा हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि स्मार्टफोन एक हद तक उनका सब्स्टिट्यूट है, उनका ऑप्शन है। आप ज़्यादातर 90% हर वो काम जो लैपटॉप या कंप्यूटर में करोगे वो आप कहाँ पे कर सकते हो, स्मार्टफोन से कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, एक्सेस ले सकते हो। तो ये जो एक सब्स्टिट्यूट आया चीज़ का, उस सब्स्टिट्यूट की वजह से आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, बिजनेस में प्रॉब्लम हुई। तो ये एक बिजनेस को रिस्क बन जाता है। अगर आप देखो अभी वीडियो कॉलिंग आ गए, फ्री कॉलिंग आ गए, इंटरनेट आया, तो ये जो 2G 3G 4G की तरफ हम डेवलप हुए तो ये एक सब्स्टिट्यूट हो गया। अब लोग कॉल नहीं करते, कॉल के बजाय हम व्हाट्सएप कर लेते हैं कि भाई नेट हमारा फ्री है तो कॉल क्यों करना। तो यही रीज़न की वजह से कंपनीज को आज देखो, एयरटेल, वोडाफोन, अलग अलग कंपनी 35 रुपीज़ का मंथली रेंटल दार ले रही है, क्योंकि उनको पता है कि बंदा कॉल ही नहीं करने वाला है अब, तो कि 35 रुपीज़ का भाड़ा दे दो ना, फिक्स देना ही पड़ेगा आपको। इफ़ यू नो, आज की जो पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था, कंपनी के जो सिम कार्ड्स रहते थे उसमें कोई रेंटल चार्ज नहीं रहता था, 2-2 4-4 महीने तक ज़ीरो बैलेंस तो भी वो कार्ड चालू रहता था। लेकिन अब उन्होंने इसको थ्रेट समझ लिया कि भाई व्हाट्सएप की कॉलिंग, ठीक है, अलग अलग वीडियो कॉल, स्नैपचैट्स, अलग अलग चीज़ों से लोग अब ऑप्शन सब्स्टिट्यूट निकाल रहे हैं। वो कॉल करके पैसा तो खर्च ही नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट उनके पास फ्री है, तो उन्होंने क्या ला के रख दिया, मंथली रेंटल ला दिया। तो ये पॉइंट समझ गए स्टूडेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका कुछ सब्स्टिट्यूट आ रहा है तो उससे भी आपके बिजनेस को खतरा है। देन थर्ड कम्स कंपटीशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक रिस्क भी है और ये एक फ़ायदा भी है। आप सोचोगे कि सर रिस्क है और फ़ायदा भी है, हाँ, कंपटीशन एक रिस्क तो है, लेकिन जब तक मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा आप अपने आप को डेवलप, अपने आप को ग्रोथ कैसे करोगे, अपने आप को साबित कैसे करोगे। यस, ऑफ कोर्स कंपटीशन विल रिड्यूस योर प्रॉफिट। कंपटीशन आने से आपका कंज्यूमर, आपका जो ग्राहक है वो बिखर जाएगा। आपके पास पहले 100 कंज्यूमर आते थे, अब आप ही के बाजू में आप ही जैसा कोई प्रोडक्ट बेचने वाला है। एक सपोज मिल्कमैन था, मिल्क देने जाता था किसी सोसाइटी में, अब उसी सोसाइटी में एक और मिल्कमैन घुस गया, तो अब उसके जो मकान है वो डिवाइड हो जाने वाले हैं। पहले वो 10 घर में मिल्क देता था, अब हो सकता है 6 घर हो जाए, तो उसका जो प्रॉफिट है वो क्या होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है। सो दिस इज ड्यू टू कंपटीशन। कंपटीशन इज अ वेरी वेरी मेजर रिस्क टू एनी बिजनेस। देन फोर्थ इज लेजिस्लेशन। गवर्नमेंट जान खा जाती है हमारी। गवर्नमेंट के कई सारे ऐसे लॉज होते हैं। वैसे जितने भी गवर्नमेंट लॉज होते हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक के वेलफेयर के लिए होते हैं। गवर्नमेंट कभी भी ऐसा लॉ नहीं बनाती जिससे डायरेक्टली बिजनेसमैन को फ़ायदा हो। गवर्नमेंट का मेन इंटेंशन होता है वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पब्लिक। तो गवर्नमेंट के कई सारे नॉर्म्स होते हैं कि भाई डेली इतना वेज होना चाहिए, फिक्स इतना मिनिमम पगार होना चाहिए, एम्प्लॉय को ये चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा। कई सारे ऐसे हैं, एम्प्लॉय के प्रोटेक्शन के एक्ट होते हैं कि भाई अगर आप उसको डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हो किसी एम्प्लॉय को। सो देयर आर मैनी सच गवर्नमेंट लॉज जिसकी वजह से बिजनेस पे क्या होता है, रिस्क पड़ता है कि जो बिजनेस ओनर है वो अपने बिजनेस डिसीजन नहीं ले पाता। उसको बिजनेस में कुछ डिसीजन तो लेना है, लेकिन वो डिसीजन के बीच में हिंड्रेंस, वो डिसीजन के बीच में रुकावट बन के कौन आ जाता है, लेजिस्लेशन, यानी गवर्नमेंट के लॉज। सो लेजिस्लेशन इज योर फोर्थ बिजनेस रिस्क। फिफ्थ इज अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड। अब आप कहोगे कि सर ये समझ में नहीं आया, ये थोड़ा बाउंसर गया। सो यस, इट इज़ अ बाउंसर। ये थोड़ा टफ है, टफ इन द सेंस थोड़ा घुमाया हुआ है, क्योंकि आपको अनसर्टेनिटी नहीं पता। अनसर्टेनिटी मतलब कुछ भी फिक्स ना होना स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक पानीपुरी वाला है, तो भाई पानीपुरी वाले का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब ऐसा तो नहीं ना कि उसका ये बिजनेस ऐसा ही चलता रहेगा। हो सकता है कि भाई डेली उसके पास 100 कस्टमर्स आते थे, तो क्या आप कह सकते हो कि कल भी 100 आएंगे, परसों भी 100 आएंगे? नहीं, हो सकता है कि आज जो 100 आए थे तो कल 50 हो जाए। कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए। कस्टमर को पहले पानीपुरी अच्छी लगती थी, अब पिज़्ज़ा अच्छा लगने लगा, तो वो डाइवर्ट हो गया। तो कस्टमर का टेस्ट चेंज हो सकता है, उसकी भाई तनख्वाह चेंज हो जाए। हो सकता है पहले कोई कस्टमर आईफोन यूज़ करता हो, है ना, तो भाई आईफोन का वो एक यूज़र था,
तब उसकी इनकम अच्छी खासी थी, वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करता था। अब धीरे 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 क्या हुआ भाई, उसकी सैलरी कम होने लगी, उसका धंधा कम होने लगा, उसका खुद का जो कंज्यूमर का बिजनेस था वो कम होने लगा, कंज्यूमर की इनकम कम होने लगी। तो अब वो कंज्यूमर क्या करेगा, स्विच कर लेगा कि ठीक है भाई ये आईफोन महंगा पड़ रहा है, किसी और कंपनी के प्रोडक्ट पे आ जाओ। सो दैट इज़ कि उसका कभी कभी कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो सकता है, कंज्यूमर की इनकम कम ज़्यादा हो सकती है ना। सो देर आर मैनी लॉट्स ऑफ रीजन जिससे कंज्यूमर क्या होगा, वो डाइवर्ट हो जाएगा। सो देर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, चीज़ों की डिमांड हो सकता है बढ़े घटे, ये फिक्स नहीं है। तो डिमांड में जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी मतलब कुछ भी फिक्स ना होना, आज इतने कंज्यूमर हमारे हैं तो इतने मेंटेन रहेंगे कि नहीं, वी कांट से दैट थिंग, दैट इज द थिंग for right now. So uncertainty of demand is a very major factor. Then last comes physical risk, कि भाई अगर इन सब चीज़ों से आप बच गए, ये सारे रिस्क आपने अवॉइड कर लिए, आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, तो हो सकता है कि आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में, अगर आपका कोई समझो आईटी का बिजनेस है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आपकी कंपनी में 5-10 कंप्यूटर ख़राब हो गए, उनमें वायरस आ गया, या फिर आपकी कोई मशीनरी ख़राब हो गई, आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था, ट्रक ख़राब हो गया, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, यानी फिजिकल रिस्क यानी कि बंदे का रिस्क नहीं, बिजनेस ओनर का रिस्क नहीं, फिजिकल रिस्क यानी कि उसके जो इक्विपमेंट्स है, उसकी जो मशीनरी है, उस पर अगर कोई फिजिकल डैमेज हो जा रहा है तो उसे हम कहेंगे फिजिकल रिस्क। क्लियर स्टूडेंट, आई होप सो आपको समझ में आ गया दैट व्हाट वाज द क्वेश्चन एंड व्हाट वी आर आंसरिंग टू इट। क्वेश्चन वाज व्हाट आर बिजनेस रिस्क, we gave answer natural risk, man-made risk, you go through the list which are man-made and which are natural risk. Then the question came, yes, if these are risk, what are the causes of this business risk, business risk किससे cause हो रहे हैं, reason क्या है, तो 6 main reason। चलिए फिर से टॉपिक के एंड में हर बार आपको मेरे साथ बोलते ही जाना है। पहला, चेंज इन टेक्नोलॉजी, सेकेंड, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, कॉम्पिटिशन, लेजिस्लेशन, अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड एंड फिजिकल रिस्क। ये सारे कंसेप्ट डिटेल में मैंने आपको समझा दिए हैं, आप इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन इस चीज़ को समझने के लिए ऐसा सब लिखना, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखना है, डिटेल में आपको बताना है। मेन पॉइंट्स तो आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स तो लर्न रखने हैं, देन सिंपली जस्ट गो ऑन एक्सप्लेनिंग देम इन डिटेल। आई होप सो ये जो चैप्टर का इतना पोर्शन था, हमने अब तक सिर्फ बिजनेस पढ़ा है। मैं फिर से आपको फिर से रिवर्स में ले जाओ, चैप्टर स्टार्ट किया था इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के रिस्क, यहाँ तक चीज़ ख़त्म हुई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे किसकी तरफ, प्रोफेशन की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ। चैप्टर खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।